हो जिसके पास 100 एकड़ भूमि हो, 100 एकड़ ज़मीन हो और करोड़ों की जायदाद हो, सिटी में उनके मकान हो, प्लाट हो और उनकी संतान ना हो, तो उनको कैसा लगता होगा। लेकिन उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से किसी का स्पर्म लिया और उसके बाद में 2009 में एक बच्चा यानी उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन 10वीं तक पढ़ाई वो कर रहा था, उसके बाद में कोई उसका कत्ल कर देता है। लेकिन कत्ल इतना शातिर तरीके से वो करता है कि उस कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई थी, क्योंकि मामला ऐसे व्यक्ति का था जो सीएम से डायरेक्ट जाके बातचीत कर सकता हो। उसके बाद भी उसके कातिल तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। फिर एक पुलिस अधिकारी जिनका नाम संदीप मिश्रा, वो एक अमेरिका की एक किताब पढ़ते हैं और उस किताब को पढ़ने के बाद में वो कैसे कातिल तक पहुंचते हैं, एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है और शायद आने वाले एक दो दिनों में ये और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाएगी, क्योंकि जिस टेक्निक से पुलिस ने इस केस को सुलझाया है वो तारीफ काबिल है, क्योंकि कातिल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है। दमोह जिले की ऐसी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं और ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूं जिनकी 100 एकड़ ज़मीन और सिटी में प्लाट और मकान, करोड़ों की जायदाद, और उनकी एक संतान थी और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन उसके कातिल तक, पुलिस तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। दरअसल दमोह के लक्ष्मण पटेल की ये कहानी है। लक्ष्मण पटेल के पास में 100 एकड़ भूमि है और लक्ष्मण पटेल की कोई संतान नहीं थी। तो लक्ष्मण पटेल ने साल 2004 में एक महिला से शादी की, उनका नाम यशोदा पटेल। और यशोदा पटेल से जब उन्होंने साल 2004 में शादी की तो 4 साल तक कोई भी संतान उनके घर में, यानी उनके घर में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अब लक्ष्मण पटेल के पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। 100 एकड़ ज़मीन, उसका पैसा बहुत ज़्यादा, सिटी में भी उनकी ज़मीन, प्लाट, मकान। अब लक्ष्मण पटेल सोचने लगे कि किसी भी तरह से कोई इसको, अगर सच बोले तो वारिस तो होना चाहिए, संतान तो होना चाहिए। तो वो साल 2009 में इंदौर के आईवीएफ सेंटर गए। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। जब वहां पर गए तो यशोदा पटेल ने एक बच्चे को जन्म हुआ और ये जन्म हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के माध्यम से। इस टेक्निक में किसी का उन्होंने स्पर्म लिया और उसके बाद में साल 2009 में एक बच्चे का जन्म हुआ लक्ष्मण पटेल के घर पे, और उस बच्चे का नाम रखा गया जयराज पटेल। जब जयराज पटेल बड़ा हुआ तो अच्छी उसको शिक्षा दिलाने की कोशिश उनकी रही और अच्छे स्कूलों में वो पढ़ रहा था। लेकिन 100 एकड़ भूमि थी तो दुश्मन भी उनके थे। जयराज पटेल साल 2023 में 10वीं क्लास में था और साल 2023 में 12 मई 2023 को जयराज पटेल का एक कंकाल मिलता है और वो कंकाल उसी के खेत में मिलता है। यानी जो संतान पैदा हुई थी वो संतान भी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब लक्ष्मण पटेल के ही खेत पर पुलिस आती है, शिनाख्त की जाती है, तो लक्ष्मण पटेल और यशोदा पटेल उसके जो कपड़े थे, जूते थे, उनको पहचान कर जयराज की शिनाख्त कर लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये हमारा ही बच्चा है। लेकिन उसका बॉडी नहीं था, क्योंकि वो 1.5 महीने पहले घर से गायब हुआ था और वो अब नर कंकाल बन चुका था। अब पुलिस उस कंकाल को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में ले जाने के बाद में उसका डीएनए टेस्ट करवाती है। अब डीएनए टेस्ट, लक्ष्मण पटेल का ब्लड सैंपल लिया जाता है, यशोदा पटेल का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको सागर के फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। जब सागर के फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है तो वो डीएनए मैच नहीं हो पाता है।
अब शक ये जाहिर होता है कि ये जो कंकाल है ये जयराज का नहीं है, क्योंकि डीएनए मैच ही नहीं हुआ। जब ये डीएनए मैच नहीं होता है तो पुलिस एक बार फिर से डीएनए जांच करवाती है, और इस बार चंडीगढ़ की जो एफएसएल लैब है, यानी कि फॉरेंसिक लैब जो चंडीगढ़ की है, वो देश की बेस्ट लैब में उसकी गिनती की जाती है। तो दमोह पुलिस चंडीगढ़ उस सैंपल को भेजती है, लेकिन वहां पर भी डीएनए मैच नहीं हो पाता है। अब पुलिस बड़ी उलझन में थी कि इधर लक्ष्मण पटेल और यशोदा पटेल ने अपने बेटे की शिनाख्त कर ली, लेकिन डीएनए मैच नहीं हो पा रहा है। इधर लक्ष्मण पटेल पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे का जो कंकाल है वो दे दिया जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ये पुख्ता सबूत साबित नहीं हो पाए कि ये जो कंकाल है ये लक्ष्मण पटेल के बेटे जयराज का ही है। अब ऐसे में पुलिस बड़ी उलझन में थी, और इस उलझन को सुलझाने का कोई तरीका पुलिस के पास नहीं मिल रहा था। ऐसे में लक्ष्मण पटेल जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाने के बाद में वो कहते हैं कि उनके बेटे का ये गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे का जो कंकाल है वो दे दिया जाए ताकि वो उनके बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। अब हाई कोर्ट आज आदेश देता है, और आदेश देने के बाद में उसका जो कंकाल है वो सुपुर्द कर दिया जाता है लक्ष्मण पटेल और यशोदा पटेल को। अब वो जो कंकाल है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद में जो लक्ष्मण पटेल है, क्योंकि 100 एकड़ भूमि थी, उनका रुतबा भी, तो वो सीधे जाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास, और कहते हैं कि उनके बेटे के जो कातिल है वो अभी तक पकड़ाए नहीं है, और डीएनए भी मैच नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त निर्देश देते हैं कि इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच की जाए और मामले को सुलझाया जाए। अब पुलिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव हो गया, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पहले तो यहीं फंसी हुई है पुलिस कि उनका डीएनए मैच ही नहीं हो पा रहा है। अगर ये शव जयराज का नहीं है तो फिर किसका है? अब कातिल तक पुलिस कैसे पहुंचे? पुलिस बड़ी उलझन में थी, लेकिन दमोह पुलिस के जो एएसपी साहब, जिनका नाम संदीप मिश्रा, वो बड़ी उलझन में थे। तो वो उस डीएनए के बारे में कुछ किताबें पढ़ रहे थे। एक किताब उनके हाथ लगी जो कि अमेरिका की थी। उस किताब में डीएनए कैसे करवाया जाए, लेकिन उसमें यह लिखा हुआ था कि आईवीएफ के माध्यम से, जो आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका डीएनए कैसे करवाया जाए। अब जब जैसे ही संदीप मिश्रा इस बात को पढ़ते हैं कि कैसे किया जाए, तो उस किताब में ये लिखा हुआ था कि आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो डीएनए है वो उनकी किताबों से, उनके पसीने से, उनकी मुंह की लार से, और इन सब चीज़ों से, यानी कि मुंह की लार और पसीने से ही उसका डीएनए करवाया जा सकता है, और उसी से उसकी पहचान की जा सकती है। क्योंकि उस किताब में ये लिखा हुआ था कि अमेरिका में जो आईवीएफ से बच्चे पैदा हुए, वो एक चोरी का केस था। उस चोरी के केस में जिन बच्चों को अरेस्ट किया था पुलिस ने, उनके माता पिता से पुलिस ने स्कूल की किताबें और खिलौने और जो भी बच्चे के पास जो भी सामान था जिससे वो खेलता कूदता था, स्कूली बैग वगैरह और आई कार्ड स्कूल का, ये सब पुलिस ने मंगवाया, और जिसका डीएनए मैच हो गया या उसको उसका बच्चा सौंप दिया गया। संदीप मिश्रा को ऐसा लगा जैसे कि उनको एक खजाना ही मिल गया हो। वो सीधे दमोह में जो उनके अधिकारी थे और उन्हीं को वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है और किताब में ऐसा लिखा हुआ है। तो वो वापस से फिर उस केस को खोलते हैं, और खोलने के बाद में उस केस की दोबारा से जांच की जाती है। अब जयराज के जितने भी, लक्ष्मण पटेल को कहते हैं कि आपके बच्चे के जितने भी पुराने सामान हैं, चाहे वो आई कार्ड हो और स्कूली ड्रेस हो और खिलौने हो और स्कूली बैग हो, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी पुलिस को प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे ही लक्ष्मण पटेल जितने भी सामान होते हैं जयराज के, वो सारे पुलिस को सौंपते हैं। उसके बाद में उसके पसीने और
क्योंकि बच्चे कभी कभी मुंह में ये पेन भी रख लेते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं उसका फिर डीएनए मैच करवाया जाता है उससे, कंकाल से, और उस कंकाल और उस लार का, क्योंकि जो नरकंकाल भेजा गया था लक्ष्मण पटेल को, उससे पहले ही पुलिस ने कुछ सैंपल रख लिए। अब उनका डीएनए मैच हो जाता है, ये पुख्ता सभी सबूत हो जाते हैं कि जयराज का ही ये नरकंकाल था। जिस वक्त पुलिस को ये कंकाल मिला था, उस वक्त लक्ष्मण पटेल से पूछा गया था कि आपको किसी के ऊपर संदेह है, किसी के ऊपर आपको शक है। तो लक्ष्मण पटेल जिस व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर करते हैं उसका नाम होता है मानवेंद्र पटेल। दरअसल लक्ष्मण पटेल बताते हैं कि लक्ष्मण पटेल और उनका एक सौतेला भाई है जिसका नाम है दशरथ पटेल। लक्ष्मण पटेल और दशरथ पटेल एक ही माँ के पुत्र हैं, लेकिन उनके पिता दो थे। अब दो अलग अलग पिताओं की वो औलाद है, लेकिन माँ एक ही है। तो लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई, और जो दशरथ पटेल हैं उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम था मानवेंद्र पटेल। उसके ऊपर वो शक जाहिर करते हैं। जैसे ही डीएनए मैच होता है, उसके बाद में मानवेंद्र को पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद में मानवेंद्र पटेल से सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब मानवेंद्र पटेल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मानवेंद्र पटेल टूट जाता है, और वो पूरी कहानी फिर सुनाता है पुलिस को। वो कहता है कि लक्ष्मण पटेल और दशरथ पटेल दोनों भाई भाई है, लेकिन सौतेले भाई है, और लक्ष्मण पटेल को जब तक संतान नहीं हुई तब तक उसको लगता था, मानवेंद्र पटेल को, कि ये पूरी की पूरी जो भूमि है, जो कि 100 एकड़ भूमि है, और दमोह में उनका एक मकान है, प्लाट है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, वो पूरा का पूरा मानवेंद्र का ही हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण पटेल इंदौर चले गए और आईवीएफ के जरिए एक बेटे का जन्म हो गया, उसका नाम जयराज रहा। अब जिस दिन से जयराज का जन्म हुआ, उसी दिन से मानवेंद्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा और उसी की ताक में रहता था कि कैसे जयराज को रास्ते से हटाया जाए। आखिरी बार जब जयराज का कत्ल हुआ, उससे पहले आखिरी बार मानवेंद्र पटेल के साथ ही जयराज पटेल को देखा गया था। जब ये बात सामने आती है और मानवेंद्र पूरी जो गुत्थी है वो खोल देता है, और जो एक्सेप्ट भी कर लेता है, स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ कत्ल उसी ने किया है। उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जो कहानी आपको मैं इस कहानी का जो सारांश है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इसमें लक्ष्मण पटेल और दशरथ पटेल दोनों भाई भाई थे, सगे भाई थे। दोनों की माँ एक थी, लेकिन पिता अलग अलग थे। लेकिन दोनों के पुत्र जो थे वो एक एक ही बताए जाते हैं। अब एक लक्ष्मण पटेल के पुत्र की तो एक तरह से कत्ल कर दिया मानवेंद्र ने, और मानवेंद्र अब जेल के अंदर चला गया। अब जमीन दोनों भाई की बराबर ही थी। आप सोचिए, अब संतान के लिए तरस रहे थे। अब उस जो भूमि है या जमीन है जिसकी कीमत अरबों रुपए में है, अब उसका वारिस कौन है? क्योंकि दशरथ पटेल और लक्ष्मण पटेल दोनों ही अब अकेले पड़ गए। अब कहते हैं कि लालच बुरी बलाए, लालच मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और कहते हैं कि उतना ही करना चाहिए जितना कि आटे में नमक समाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लालच कर लिया। अब ना तो जमीन रही, ना घर बार रहा, ना माता पिता का साथ रहा। एक बच्चे का कत्ल कर दिया, दूसरा जेल में चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा। लक्ष्मण पटेल ने बड़ी मुसीबत से तो एक बच्चे का बड़ी मुसीबत से तो उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, उसका भी कत्ल कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले शक जाहिर भी इसी व्यक्ति के ऊपर किया था। एक ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई जिसकी गुत्थी सिर्फ और सिर्फ भारतीय किताबों से नहीं, अमेरिकी किताब से इस गुत्थी को सुलझाया गया है। अगर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा जी अगर उस किताब को नहीं पढ़ते तो शायद 17 महीने बाद भी वो जो गुत्थी है वो अनसुलझी ही रहती।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।